राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कहानी अमृतार्थ को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि स्त्री के सोशल स्टेटस में तेजी से बदलाव आ रहा था। अब स्त्री स्वच्छंद न होकर जिसके कई सारे प्रेमी होते थे, एक ब्याहता के रूप में रहने लगी थी। लेकिन उस दौर में भी राहुल जी के हिसाब से वो इतनी स्वतंत्र तो थी कि घर आए मेहमान के साथ अपनी स्वेच्छा से वो संभोग कर सकती थी। और उस दौर में अपनी पत्नी को मित्रों और मेहमानों के पास स्वागत के लिए भेजना एक सदाचार का सामान्य शिष्टाचार था। और हमारी कहानी का हीरो अमृतार्थ भी उनकी मां और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का बाय प्रोडक्ट है। साथ ही हमने ये भी जाना कि विशेष अवसरों और मेहमानों के आने पर खुश होकर घरों में जो है वो गाय और घोड़े का मांस पकाया जाता था स्वागत के तौर पर। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इसका दूसरा सीन है। मधुरा, तू थक नहीं गई? नहीं, मुझे घोड़े की सवारी पसंद है, किंतु उन दस्युओं ने मुझे बुरी तरह पकड़ रखा था। हाँ, बालीग पक्कियों कि गौओं और अश्वों को नहीं बल्कि लड़कियों को लूटने आए थे। इससे पहले की दो कहानियों में हमने जाना कि जितनी भी लड़ाइयां होती थी वो पशुधन के लिए हुआ करती थी, दूसरों के जानवरों और जंगल के एरियाज को हथियाने के लिए हुआ करती थी। इसमें पहली बार जिक्र है कि औरतों को भी लूटने के लिए लड़ाइयां होती थी या औरतों को लूट का माल समझा जाता था। हाँ, पशु का लूटना दोनों जनों में चिरस्थायी शत्रुता पैदा करता है, किंतु कन्या को लूटना थोड़े ही समय के लिए। आखिर ससुर को जामाता का सत्कार करना ही पड़ता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा इस तीसरी कहानी में कि परिवार जो है वो डेवलप होने लगे थे, स्त्री पुरुष शादी करके रहने लगे थे। किंतु मुझे तेरा नाम नहीं मालूम। अमृताश्व पुच्छ्राश्व पुत्र कौरव। तो कौरवों का जिक्र जो है वो हमने महाभारत में पढ़ा है। कौरवों को कुरु वंश का भी कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि जितने भी बाद के ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जिन्हें बड़े इंपॉर्टेंट बताया गया है, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो, ऐसी ही कहानियों के एक्सटेंशन हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपकी राय से भिन्न भी हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौरव, कुरु मेरे मामा के कुल होते हैं। मधुरा, तब तू सुरक्षित है। बोल, कहां जाना चाहती है? मधुरा के मुख पर कुछ प्रसन्नता की रेखा दौड़ने लगी थी, किंतु वह बीच में ही रुक गई। अमृताश्व समझ गया और बात का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए बोला, पक्यों की कन्याएं हमारे ग्राम में भी आई थी। सभी लूटकर? नहीं, उनमें मातुल पुत्रियां अधिक हैं। अब ये मातुल पुत्रियां क्या है ये सुनिए। तभी तो, किंतु लड़कियों के लिए लूट मार मुझे बहुत बुरी मालूम होती है। और मुझे भी मधुरा, वहां स्त्री पुरुष ये भी नहीं जानते कि उनमें प्रेम की संभावना भी है। मतलब मुझे लगता है यहां से औरतों के बलात्कार होने शुरू हुए होंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे संबंध बनाए जाते होंगे। मातुल पुत्री का ब्याह इससे अच्छा है क्योंकि उसमें पहले से ही परिचित होने का मौका होता है। तेरा कोई ऐसा प्रेमी था मधुरा? नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं थी। तो यहाँ मातुल का मतलब है बुआ की बेटी या बेटा। कोई दूसरा? हाय नहीं। क्या तू मुझे भाग्यवान बना सकती है? मधुरा की शर्मीली निगाहें नीची हो गई। अमृताश्व ने कहा, मधुरा, ऐसे भी जनपद हैं जहां स्त्रियां दूसरों की नहीं अपनी होती हैं। नहीं समझी अमृताश्व। उन्हें कोई लूटना नहीं, उन्हें सदा के लिए अपनी पत्नी नहीं बना पाता। वहां स्त्री पुरुष समान होते हैं। तो अब हमने पिछली दो कहानियों में पढ़ा कि जब खाने की कमी होने लगती थी तो आपस में कबीलों की जो है वो लड़ाइयां हुआ करती थी, और जो कबीला हार जाता था वो मैदान छोड़कर भाग जाता था या उसको उसका समूल नाश कर दिया जाता था। तो जैसे जैसे कबीले अपनी जगह को छोड़कर भागकर आगे पलायन करके जाते रहे, वैसे वैसे उनके जो सामाजिक संरचना है उनमें भी बदलाव आता रहा। वोल्गा में जो आर्य जाति बताई गई है राहुल सांकृत्यायन जी के हिसाब से, वो आज भी आदिम जीवन जी रही है। वहां स्त्री पुरुष
समान है और ब्याह का झंझट भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दूसरी सभ्यताओं के लोग नजदीक जाते गए, इन लोगों के सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आते गए। आगे की कहानियों में ये बदलाव दिखाई देंगे। समान हथियार चला सकते हैं, हाँ, स्त्री स्वतंत्र है। कहाँ है वे जनपद? अमृताश्व नहीं, अमृत ही क्या मधुरा, वह जनपद यहाँ से पश्चिम में बहुत दूर है। तो यदि आप मैप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये वोल्गा तट ही आते हैं। तू वहां गया है अमृत? हाँ, वहां की स्त्री आजीवन स्वतंत्र रहती है, जैसे जंगल में स्वतंत्र विचरता मृग, जैसे वृक्षों पर उड़ती चिड़िया। वह बड़ा अच्छा जनपद होगा, वहां स्त्री को कोई नहीं लूटता होगा ना। स्वतंत्र बाघिन को कौन जीते जी लूट सकता है? और पुरुष अमृत, पुरुष भी स्वतंत्र है, बाल बच्चे मधुरा। वहां का घर बार दूसरी ही तरह का है और सारे ग्राम का एक परिवार होता है। जैसे कि पिछली दो कहानियों में हमने जाना कि माँ कौन है ये तो बताया जा सकता है, लेकिन पिता कौन है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पिता, पति, पुत्र, भाई के साथ संबंध रखकर पैदा किए जाते हैं परिवार को बढ़ाने के लिए। उसमें बाप का कर्तव्य बाप नहीं कह सकते मधुरा, वहां स्त्री किसी की पत्नी नहीं, उनका प्रेम स्वच्छंद है। तो वहां कोई बाप को नहीं जानता, सारे घर के पुरुष बाप हैं। मतलब मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म थी वारिस, उसमें गाना गाती हैं स्मिता पाटिल, आरे मुंझे तारे मुंझे पीछे टलम टलियां, छोड़ के ना जाना सैया कभी मेरी गलियां। उसमें एक लाइन आपको याद होगा उस गाने की, चाहे तो गूगल करके सुनिएगा इस गाने को। मेरा तुझसे क्या क्या नाता, पत्नी, भाभी, मौसी, माता। तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं उस गाने के जरिए। ये कैसा रिवाज है, इसलिए वहां स्त्री स्वतंत्र है, वह योद्धा है, शिकारी है। और गाय घोड़ों का पालन पोषण, वहां गाय घोड़े जंगलों में पलते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ हिरण और भेड़ बकरियां। वहां लोग पशुपालन नहीं जानते, शिकार, मछली और जंगल के फल पर गुजारा करते हैं। तो हमने जाना कि तीसरी कहानी तक आते आते जो है लोग पठारी इलाके तक आ गए हैं, वोल्गा के तट को छोड़कर। आर्य जाति के जो लोग हैं, जैसे जैसे ये लोग मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते गए, ये दूसरे सभ्यताओं के संपर्क में आते गए और इनके खान पान, रहन सहन और सामाजिक संरचना के तौर तरीके बदलते चले गए। लेकिन वो जाति आर्यों की जो वोल्गा के तट पर बसी हुई है, वो अभी भी अपने आदिम जीवन में जी रही है। इससे पता चलता है कि इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं था। जैसे जैसे ये दूसरी सभ्यताओं के संपर्क में आए, इन लोगों ने नई नई चीजें और नए नए तौर तरीके अपनाए। तो संभवतः ये भी एक प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर बुद्ध को तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, आर्य मूर्ति पूजा शायद नहीं जानते थे और वो यहीं पर आकर उन्होंने सीखा। आपको मैं लगातार डिस्कवरी ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट किया गया एपिसोड भारत एक खोज, उसके महज पहले के 2 एपिसोड देखने की गुजारिश कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज तक भी आप लोगों ने देखा नहीं। देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उसमें भी यही बात कही गई है कि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं जानते थे, पूजा पाठ भी नहीं जानते थे, इतने आदिम जीवन में वो लोग जी रहे थे। और संभवतः ये पूजा पाठ, मंदिर, ये सब कुछ यहीं पर आकर इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को देख देख कर सीखा और फिर उसी को हथिया लिया। आप पहले 2 एपिसोड जरूर देखिएगा भारत एक खोज के, गूगल पे मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ शिकार, फिर उन लोगों को दूध नहीं मिलता होगा, मानवी का दूध, और वह भी बचपन ही में। घोड़े पर चढ़ना भी नहीं, और चमड़े के सिवा दूसरा परिधान भी नहीं जानते। मतलब इन्हें कोई विद्या नहीं आती थी। जानवर मारा, उसका चमड़ा उतारा और उसको सुखाकर उसी को लपेट लिया। उन्हें बड़ा दुख होता होगा, किंतु वहां की स्त्रियां स्वतंत्र पुरुषों की तरह स्वतंत्र हैं और वे फल जमा करती हैं, शिकार करती हैं,
युद्ध में शत्रुओं पर पाषाण परशु और बाण चलाती हैं। मुझे भी ये पसंद है। मैंने शस्त्र चलाना सीखा है, किंतु युद्ध में पुरुषों की भांति जाने का सुविधा कहाँ है। पुरुष ने यह काम अपने ऊपर लिया है। घोड़ों, गायों, भेड़, बकरियों को वह पालता है। स्त्री को वह पशु पत्नी नहीं, गृह पत्नी बनाता है। और लड़कियों को लूटने लायक बनाया है। वहां तो लड़कियां नहीं लूटी जाती होंगी अमृत। एक जन के लड़के लड़की सदा उसी जन में रहते हैं, ना बाहर देना ना बाहर से लेना। तो ये पता चलता है कि जाति व्यवस्था कहां से आई है। ये लोग एक क्लोज कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। कई तरह के अलग अलग जन हैं। आर्यों में भी कई तरह के कबीले थे और ये आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं करते थे। तो संभवतः जात जो है ये वहीं से आई है, यहां पर जाति व्यवस्था। आज जो भारत में जाति व्यवस्था है वो इसी का मॉडिफाइड रूप है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा रिवाज है, मैं यहां नहीं चल सकता, इसलिए लड़कियां लूटी जाती रही हैं। हाँ तो मधुरा क्या कहती है, किस बारे में? मेरे प्रेम के बारे में। मैं तेरे वश में हूं अमृत, किंतु मैं लूट कर नहीं ले जाना चाहता तुझे। क्या मुझे युद्ध करके देगा? क्या मुझे युद्ध करने देगा जहां तक मेरा बस होगा, और शिकार करने जहां तक मेरा बस होगा, बस। क्योंकि मुझे महापितर की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अपनी ओर से मधुरा मैं तुझे स्वतंत्र समझूंगा। प्रेम करने ना करने के लिए भी, प्रेम हमारा संबंध स्थापित कर रहा है, अच्छा उसके लिए भी। तो अमृत मैं तेरा प्रेम स्वीकार करती हूं। तो हम कुरुओं में चले या पक्षियों में, जहां तेरी मर्जी। अमृत ने घोड़े को लौटाया और वे मधुरा के बताए रास्ते में पक्षियों के ग्राम में पहुंचा। ग्राम में किसी के तंबू घर में कोई मारा गया था, किसी में कोई घायल पड़ा था, किसी की लड़की लूट ली गई थी। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। मधुरा की मां रो रही थी और बाप ढांढस बंधा रहा था, जबकि घोड़े और उसके बालों के तंबू के बाहर खड़ा हुआ। अमृताश्व के उतर जाने पर मधुरा कूद पड़ी और अमृताश्व को बाहर खड़े रहने के लिए कहकर भीतर चली गई। एकाएक सामने आ खड़ी बेटी को देख पहले माँ बाप को विश्वास न हुआ, फिर माँ ने गोद में ले उसके मुख को आंसुओं से भिगोना शुरू कर दिया। उसके शांत होने पर बाप ने उससे पूछा और मधुरा ने बतलाया, भलीक पक्ष लड़कियों को लूटकर ले जा रहे थे। मुझे लूटकर ले जाने वाला पिछड़ गया। मौका पाकर मैं घोड़े से कूद पड़ी। वह पकड़कर फिर चढ़ाना चाहता था। मैं उसका विरोध कर रही थी। उसी वक्त एक सवार आ गया। उसने बहलीक को ललकारा और उसे घायल कर गिरा दिया। वही कुरु तरुण मुझे यहाँ पहुंचाने आया है। बाप ने कहा, तो तरुण ने तुझे नहीं ले जाना चाहा? बलात् नहीं, मतलब जबरदस्ती से नहीं। आपकी मर्जी होगी तब वह मुझे लेकर जाएगा। किंतु हमारे जनपद के नियम के अनुसार तो उसकी हुई, और मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। मधुरा के बाप ने बाहर आकर अमृताश्व का स्वागत किया और उसे तंबू के भीतर लिवा लाया। गांव वालों को यह अजीब सी बात मालूम हुई, किंतु सभी के सम्मान और सहानुभूति के साथ अमृताश्व ने मधुरा के साथ ससुराल छोड़ी। तो ये है, यदि ये आज के संदर्भों में देखें तो यहाँ ऑनर किलिंग हो जाया करती है आज भी। स्त्री यदि अपनी मर्जी से कोई प्रेम विवाह कर ले तो मुझे लगता है पहले की सोसाइटी हम लोगों से सोचने समझने के तौर तरीकों में काफी बेहतर थी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बार कमेंट सेक्शन में आपकी बहुत सारी राय हैं जो मैंने पूछी हैं, प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। यदि असहमत हूं तो भी मुझे बताइएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे लोगों तक इन्हें पहुंचाना भी ना भूलें, समझाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी स्टोरी के अंतिम भाग में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।